हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कार्बोकैटायन कार्बेनाइन वगैरह पे क्वेश्चंस। रिएक्शन इंटरमीडिएट का हम लोगों ने दो इंटरमीडिएट देख लिया। एक देखा हम लोगों ने कार्बोकैटायन के बारे में, एक देखा हम लोगों ने कार्बोएनाइन के बारे में। कार्बोकैटायन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग गए। कार्बोकैटायन में हम लोग गए शिफ्टिंग वगैरह में, कार्बोकैटायन के रिंग रीअरेंजमेंट में, रिंग के एक्सपेंशन में, रिंग के कॉन्ट्रैक्शन में, रिंग के साइज को कब इंक्रीज किया जाए, रिंग के साइज को कब डिक्रीज किया जाए, ये सब हम लोगों ने देखा था। ये हम लोगों ने सारा कंडीशंस भी देखा। आपका इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई, मेजोमेरिक प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन, इस सब सारे का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है, तो इस कारण से मेटा पे प्लस एम और माइनस एम शो नहीं करेगा। इस कारण से मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव शो करता है, क्योंकि इंडक्टिव का पोजीशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। चाहे वो ऑर्थो पे हो, चाहे वो मेटा पे हो, चाहे वो पारा पे हो, हर जगह इंडक्टिव लगेगा। हाँ, ये बात जरूर है इंडक्टिव के साथ कि डिस्टेंस बढ़ जाने से इंडक्टिव इफेक्ट घट जाता है। इंडक्टिव का डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था प्लस आई माइनस आई। रेजोनेंस वाले केस में हम लोगों ने देखा था प्लस एम माइनस एम, या उसी को बोले थे हम लोग प्लस आर या माइनस आर। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग आ गए थे कार्बोकैटायन वगैरह में, कार्बोकैटायन के शिफ्टिंग वगैरह में, 1 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 फिनाइल शिफ्ट, 1 अल्काइल शिफ्ट। हम लोगों ने फिर इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखा था। तो H ग्रेटर देन पी, H ग्रेटर देन R। अगर हम लोग के पास तीनों रहेगा, अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे H भी रहेगा, PH भी रहेगा और R भी रहेगा, तो हम लोग पहले हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हम लोग फिनाइल शिफ्ट करेंगे, और अगर फिनाइल नहीं रहेगा तब अल्काइल शिफ्ट करेंगे। अगर तीनों अल्काइल रहेगा तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो जल्दी माइग्रेट करेगा। इस कारण से हम लोग वहाँ पर शिफ्टिंग देख लिए। फिर रिंग रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने देखा, रिंग रीअरेंजमेंट में हम लोगों ने देखा कि 3 कार्बन का रिंग 4 कार्बन का बनना चाहता है, 4 कार्बन का रिंग 5 कार्बन का बनना चाहता है, 5 कार्बन का रिंग 6 कार्बन का बनना चाहता है, बट 6 कार्बन का रिंग कभी भी 7 कार्बन का नहीं बनना चाहेगा। तो जब रिंग का साइज इंक्रीज होना चाहेगा तब हम बोलेंगे रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप बोलोगे सर रिंग का साइज कब घटेगा? हम बोलेंगे यार 7 कार्बन के रिंग से वापस 6 कार्बन का बनना चाहेगा, क्योंकि 7 कार्बन का रिंग अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, और 6 कार्बन का रिंग मोर स्टेबल होता है। तो जब कभी भी 7 कार्बन का रिंग है वो अपने आप के कार्बन के साइज, अपने आप के रिंग के साइज को डिक्रीज करेगा, और वो 7 कार्बन का रिंग 6 कार्बन का बना लेगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर जब रिंग का साइज डिक्रीज करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। जब रिंग का साइज इंक्रीज करेगा तो हम लोग बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन होने के लिए जो रिंग है उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए रिंग के कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट विल कनेक्टेड विथ थर्ड एंड सेकेंड विल डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, 1 वाले पे से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और वो कार्बन आपका रिंग के अंदर या फिर रिंग के बाहर चला जाएगा। वो आपको डिपेंड करता है कि आप रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या रिंग एक्सपेंड कर रहे हो, रिंग इंक्रीज कर रहे हो या रिंग का साइज डिक्रीज कर रहे हो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। कार्बोएनाइन में भी हम लोगों ने देखा, कार्बोएनाइन में देखा कि जहाँ पर कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने देखा था कि जिस किसी भी कार्बन पे निगेटिव चार्ज या जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब हो गया कि वो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यार उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उसको तुम अगर और इलेक्ट्रॉन दोगे तो दोनों में रिपल्सन होने लगेगा और स्टेबिलिटी घट जाएगा। इस कारण से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन में देखे थे कि डोनर जो होगा वो आपके स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन के स्टेबिलिटी को घटाएगा, और एक्सेप्टर जो होगा वो कार्बोएनाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। वही कार्बोकैटायन में उल्टा था, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम था, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था। तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पर डोनर आपके स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता था, और एक्सेप्टर आपके कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता था। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे इधर कार्बोएनाइन में, तो एक्सेप्टर आपके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा जबकि डोनर आपके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह में आ गए थे। तो
हम लोगों ने कार्बोकैटायन के केस में देखा था, तो कार्बोकैटायन में क्या देखा था, तो कार्बोकैटायन में हम लोगों ने देखा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा और शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और वही कार्बो एनायन के शेप में देखा था तो शेप हो जाएगा आपको पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला कंडीशन। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर देखिएगा ये फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है? सबसे पहली बात बाबू ये बात एकदम समझिएगा कि फ्री रेडिकल जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं जानना है। फ्री रेडिकल बहुत आसान को टॉपिक हो जाएगा जब आप कार्बोकैटायन जैसा पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पर यार रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्टिंग वगैरह कंडीशंस था, जहाँ पर भी कार्बोकैटायन आएगा एक बार हम लोग डरेंगे कि कहीं यार वो कार्बोकैटायन और भी स्टेबल तो नहीं हो सकता है, कोई भी शिफ्टिंग करा के, चाहे वो हाइड्राइड हो, चाहे वो फिनाइल हो, चाहे वो अल्काइल हो, या रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके हो, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन को नहीं भूलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन को नहीं भूलेंगे। 4 कार्बन का रिंग है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा 3 कार्बन का रिंग और उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन CPM, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल स्पीसीज क्या होता है तो बड़ा आसानी से समझिएगा। जैसे मान लो यार अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पीसीज ले लेते हैं हम लोग Z, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग Z ले लेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या बोले थे, कार्बोकैटायन वाले में बोले थे कि अगर यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, कार्बो एनायन वाले में बोले थे कि यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। और यहाँ फ्री रेडिकल वाले केस में क्या होता है कि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाएगा। अब बताओ, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि A और B में अगर B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A, अगर B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब ये B इस A से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यार ये B जैसे ही इस A से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो A पे चार्ज आएगा प्लस और B माइनस हो जाएगा। और वही अगर हम बोलेंगे यहाँ पर A सिंगल बॉन्ड B है और अगर हम बोल दें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, अब बात समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बोल देंगे कि A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B से, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर A अपने तरफ इस बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से बना लेगा A पे माइनस और B पे प्लस। अब देखो पासा पलट गया, यानी हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जिस कार्बन पे या जिस भी एटम पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये सब तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर हम लोग बोले यहाँ पर और अगर यही बोलेंगे कि A सिंगल बॉन्ड B है और अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, तो अगर A सिंगल बॉन्ड B होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग A सिंगल बॉन्ड B लेंगे और दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम कर दें तो यार ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन इस पे भी जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे भी जाएगा, ठीक है। और इस एरो को हम लोग बोलते हैं हुक फिश एरो, इस एरो को हम लोग बोलते हैं हुक फिश एरो, क्लियर। अब यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे ही इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो B पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन तो A पे चला गया, और था भी यार इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, उस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन B का। और जैसे ही ये बॉन्ड क्लीव हुआ, ये बॉन्ड जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाए तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। क्या हो रहा है? होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, जब दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब जो बॉन्ड टूटेगा उस बॉन्ड के क्लीवेज को बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, मतलब जब आयन आएगा, मतलब कोई एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब हम बोलेंगे इस प्रोसेस को कौन सा क्लीवेज? हम बोलेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो तो हुक फिश एरो कब होगा? जब आपका दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होगा। और इस एरो को हम लोग बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एरो, बाय डायरेक्शनल एरो,
ठीक है। बाय डायरेक्शनल एरो, बाय डायरेक्शनल एरो कब बोलेंगे? जब एक ही पे इलेक्ट्रॉन, अब बताओ इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन तो ए का भी था और बी का भी था, लेकिन ये बी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए हम इसको बोले बाय डायरेक्शनल एरो। और यहाँ पर ये बेचारा अपना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ही तरफ एरो है, देखना ये जो एरो है इसमें दोनों तरफ नहीं है, इसमें एक ही तरफ है, इसलिए उसको बोलते हैं हुक फिश एरो। तो हुक फिश एरो कब होगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा। बाय डायरेक्शनल एरो कब होगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो चार्ज आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आएगा। और अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा, तो दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और यहाँ से अगर हम बनाना चाहे तो ये बन जाएगा ए पे एक फ्री रेडिकल, बी पे एक फ्री रेडिकल, और ये बात हो गया खत्म। जिस तरह से यहाँ पर ए पे एक प्लस चार्ज और बी पे एक माइनस चार्ज, ए पे एक माइनस चार्ज, बी पे एक प्लस चार्ज। सिमिलरली ये कब माइनस और प्लस आया? जब आप बोलोगे सर जब एक पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, अब हमेशा आप याद रखना होमोलिटिक क्लीवेज कब? जब दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तब बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज, और वहां पर फ्री रेडिकल इंड्यूस होता है। क्लियर? और हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब? जब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा बाय द हेल्प ऑफ बाय डायरेक्शनल एरो, एंड इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज बाय द हेल्प ऑफ हुक फिश एरो। इन केस ऑफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज चार्ज विल कैरी ऑन एटम, एंड इन केस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल कैरी ऑन एटम। दैट मीन्स यहाँ पर ये बोलेंगे ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। जैसे हम मान लो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, ए पे कैटायन बी एनायन, ए कैटायन बी एनायन कब? जब एक लूज और एक गेन किया होगा। यहाँ तो कैटायन एनायन की बात ही नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम। बी बोलेगा बाबू तुम मजबूत तो हम भी मजबूत, तुम शेर तो हम भी शेर, सवा शेर भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शेर और सवा शेर वाली बात हो गई कि बी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गया। अब आप बताओ कि यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, तो सिमिलरली हम यहाँ पर बोल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जेड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जेड। अब आप एक चीज गौर करना, अगर कार्बन और जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाए तो बताओ यार, ये यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक जेड भी लेगा और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा, और यहाँ से जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और इस C पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और ये जेड भी बाहर निकल जाएगा। अब ये जो मेरा CH3 और CH3 पे फ्री रेडिकल आया, इसी का नाम हम लोग बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। और इस एरो को क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे हुक फिश एरो। क्या बोलोगे? हुक फिश एरो। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो, यही अगर हम लोगों के पास रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेंगे सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यही मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल हो गया। जब दोनों जिस बॉन्ड का बीच ब्रेक हो रहा है उस दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? सेम होगा। हम लोगों ने कार्बोकैटायन में जाना था कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या था? कम था, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा था। कार्बोकैटायन वाले केस में इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तब ना ये बॉन्ड पूरे जेड पे आएगा, तब ना इसका पे पॉजिटिव चार्ज था। तो इस बार कार्बोकैटायन में जेड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, कार्बो एनायन वाले में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस जेड से ज्यादा, तब आया था कार्बन पे निगेटिव चार्ज और बना था कार्बो एनायन। और इस वाले केस में दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, इसीलिए इस बार ना ही कार्बन पे चार्ज आया ना ही जेड पे चार्ज आया। इसका मतलब ये जेड पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया, जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो बोलते थे मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज था तो बोलते थे मिथाइल कार्बो एनायन। सिमिलरली यहाँ फ्री रेडिकल आया तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो ये सब नोट डाउन कर लेना। इसके फीचर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो फीचर्स देखिए, जैसे फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है फीचर्स में भी। जैसे आप मानो कि CH3 फ्री रेडिकल की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे
तो फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल में जो फीचर्स होगा उसके पास सबसे पहले कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा। सॉरी, अरे यार CH3 फ्री रेडिकल बनाओ ना, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और इस C पे फ्री रेडिकल। इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो अपना लिया था वो Z से, इसका मतलब इस कार्बन के पास 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ऑक्टेट से इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है। अब ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन कम है तो ये ऑक्टेट गेन करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा और पूरा करने के लिए बता दो यार इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए या इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कम है, इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे देता तो इसका काम बन जाता। इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज? क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल होने के लिए होना चाहिए उतना इसके पास नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसलिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर? अगर इसके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होता है और sp3 भी होता है, लेकिन इन जनरल हम लोग जनरली sp2 की ही बात करते हैं। ठीक है, sp2 भी होता है, sp3 भी होता है, लेकिन इन जनरल मैक्सिमम चांस में, मैक्सिमम टाइम में हम लोग इसको sp2 ही लेते हैं। sp3 बहुत नॉमिनल केस होता है, जब हम लोग CCl3 वगैरह का केस देखते हैं वहाँ पे हम लोग sp3 लेते हैं, ये बहुत नॉमिनल केस है। ठीक है, जनरली हम लोग sp2 ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग शेप की बात करें तो शेप जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। शेप जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर आप चीज देखना, ये मेरा फीचर्स है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन कम है, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कम, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जैसे कार्बोएनाइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज था, जैसे कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था। हाँ, ये बात अलग है, कार्बोकैटायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन के पास ऑटोनोमस शेल में इलेक्ट्रॉन कम था और यहाँ पर फ्री रेडिकल में कार्बोकैटायन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कहेंगे कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बोकैटायन मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, लेकिन फ्री रेडिकल हम लोग बोलेंगे नॉमिनल, लेकिन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp2 भी होगा, sp3 भी होगा, लेकिन इन जनरल हम लोग sp2 की ही बात करते हैं। और अगर शेप की बात करें तो शेप मेरा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, शेप मेरा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ से हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंपल हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देख लें कि फ्री रेडिकल तभी होगा जब किसी कार्बन और उसके नेक्स्ट एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा। इसका मतलब कार्बन और यहाँ पर Z है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बाय द हेल्प ऑफ हुकफिश एरो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन पे आ गया फ्री रेडिकल, इसको बोले मिथाइल फ्री रेडिकल, या अगर इथाइल पे रहेगा तो बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। डिपेंड करता है यहाँ पर R कैसा है, अगर R मिथाइल तो बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल, R इथाइल तो इथाइल फ्री रेडिकल, R अगर बनेगा प्रोपाइल तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। आसान है। चलिए, और यहाँ पे अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हम लोग बोलेंगे कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन जितना चाहिए उससे कम है, और अगर उससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा होता, अगर जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोफाइल। चलो यार, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे sp2 और sp3 में, तो आप बोलोगे सर sp2 भी होता है, sp3 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम sp2 ही लेंगे हम लोग। शेप की बात करेंगे तो शेप हो जाएगा मेरा क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। तो सब कुछ सेम है कार्बोकैटायन की तरह। कार्बोकैटायन भी मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कार्बोकैटायन भी मेरा sp2, कार्बोकैटायन का भी शेप ट्राइगोनल प्लेनर, और फ्री रेडिकल का भी सेम केस हो जाएगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी का भी काम आपको कार्बोकैटायन वाला काम बहुत आसान कर देगा। तो अब हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में। उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ, जो कि सीखना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। रीजन है कि हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन खूब मन से देखा था। चलिए अब हम लोग इन कर जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बहुत मज़ेदार है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बोकैटायन के साथ कोरिलेट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है। सिंस अगर हम बात करें फ्री रेडिकल, सिंस फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। देयरफॉर अब कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? तो चूंकि फ्री रेडिकल मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो यार इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब मेरे पास पैसा कम है और अगर हमको कोई पैसा देगा तो मेरा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलरली इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। कौन देगा? जिसके पास होगा। जिसके पास होगा तो डोनर के पास होगा और एक्सेप्टर के पास नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे यार कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रुप की और यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी की, यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप की और यहाँ बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि एक्सेप्टर यानी -I-M स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और डोनर यानी कि +I+M और हाइपर कंजुगेशन यानी कि +H की भी बात कर ले, ये आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो हम लोग जब कभी भी जैसे कार्बोकैटायन में देखते थे डोनर इंक्रीज करेगा एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा, फ्री रेडिकल में भी डोनर इंक्रीज करेगा एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा, बट कार्बो एनायन में डोनर डिक्रीज करेगा और एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा। कार्बो एनायन में उल्टा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रीच, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो और देगा स्टेबिलिटी घटेगा। इसके पास कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, वो दोनों चाहेगा हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे, और अगर डोनर उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका काम होगा, यानी वो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो हम लोगों ने बोला कि डोनर यानी +I+M हाइपर कंजुगेशन आपके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और एक्सेप्टर यानी -I-M आपके स्टेबिलिटी को घटाता है, ठीक है। अब सिंपल 2 4 5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर और डेप्थ में चले जाएंगे क्वेश्चंस में, और फिर हम लोग इन कर जाएंगे 2 और जो बचा है कार्बीन नाइट्रीन में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें स्टेबिलिटी में, तो आप सिंपल देखो तो यहाँ पर अगर हम ले सकते हैं CH3 पे फ्री रेडिकल पहला, दूसरा हम लोग ले सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और इस पे फ्री रेडिकल, तीसरा हम लोग ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे फ्री रेडिकल, और चौथा हम लोग ले सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इस C पे मेरा क्या हो गया फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर इस चारों में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेगा, बड़ा आसान है, क्योंकि यार आप ये देखो कि आपको डोनर कहाँ पे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने अभी तक कितनों बार पढ़ा होगा कि CH3 जो होता है वो मेरा नेचर में डोनर होता है, नेचर में +I होता है, और सिर्फ CH3 ही नहीं, दुनिया में जितना भी अल्काइल ग्रुप है सारा का सारा मेरा डोनर होगा, सारा का सारा मेरा +I होगा। ये सब हम लोगों ने जाना है। अब आप यहाँ से आप एक चीज़ देखना कि अगर हम लोग बोलें तो इस फ्री रेडिकल के पास, तो हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं कि रेजोनेंस आपके स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। रेजोनेंस के बाद बात करेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन की, रेजोनेंस के बाद बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के बाद बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो आपका रेजोनेंस
आपका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन आपका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आपका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो पहले देखो क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है किसी केस में? आप बोलोगे सर रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। रेजोनेंस का कंडीशन फ्री रेडिकल का पाई के साथ, फ्री रेडिकल का बहुत सारा कंडीशंस है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्री रेडिकल के केस में भी हाइपर कंजुगेशन होता है, कार्बोकैटायन के केस में भी आपका ये हाइपर कंजुगेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस वाले केस में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3, इस वाले केस में टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6, क्योंकि 3 यहाँ 3 यहाँ। इस वाले केस में हो गया 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। और वैसे भी ये CH3 ग्रुप डोनर, ये CH3 ग्रुप डोनर, ये CH3 ग्रुप डोनर, यहाँ पर कोई डोनर नहीं, यहाँ पर 2 डोनर, यहाँ पर 1 डोनर। तो बताओ जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो आप सिंपल बता दो ना यार क्या ऑर्डर होगा? तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा 4 का, उसके बाद हो जाएगा 2 का, उसके बाद हो जाएगा 3 का, और सबसे लास्ट बेचारा अपना हो जाएगा 1। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो हम लोगों ने ये जाना कि फ्री रेडिकल के केस में एक्सेप्टर डिक्रीज करेगा, डोनर इंक्रीज करेगा। एक्सेप्टर के केस में -I और -M डिक्रीज करेगा, +I और हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज करेगा, +M इंक्रीज करेगा। और एक बात और याद रखना, ये ऑर्डर जिस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कार्बोकैटायन वाले में कि सबसे पहले रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव देखेंगे। कार्बोकैटायन में और कुछ फीचर ऐड हुआ था। रेजोनेंस के पहले हम लोग एरोमेटिक देखेंगे, एरोमेटिक से पहले हम लोग CPM देखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। तो वहाँ पर लोग जो ऑर्डर था वो था CPM ग्रेटर देन एरोमेटिक ग्रेटर देन रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस में दोनों में रेजोनेंस होगा तो हम लोग देखेंगे कहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, कहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है। जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा, जहाँ रेजोनेंस कम होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी कम, और जहाँ रेजोनेंस ही नहीं होगा वहाँ देखेंगे हाइपर कंजुगेशन वहाँ देखेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन में देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास अब दोनों में अगर हाइपर कंजुगेशन, यहाँ सारे में सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ दो तो सारे में हाइपर कंजुगेशन, तब हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा किस में कम। और अगर हाइपर कंजुगेशन भी सेम तो हम लोग देखेंगे इंडक्टिव वाला केस, और फिर हम लोग आगे मूव करते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल देखेंगे कि रेजोनेंस जहाँ पे होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन जहाँ पर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा, और सबसे लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव का +I, क्योंकि -I तो आपके स्टेबिलिटी को घटाएगा, -M तो आपके स्टेबिलिटी को घटाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोकैटायन की तरह ही कि एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज वाइल डोनर विल इंक्रीजेज इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एज वेल एज फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहें तो आप ये देखो, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CH3 फ्री रेडिकल यानी मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल अमॉन्ग अल्काइल ग्रुप। और यही सेम ऑर्डर हो जाएगा आपका कार्बोकैटायन में। और लेकिन कार्बो एनायन में इसका जस्ट उल्टा, कार्बो एनायन में डोनर इंक्रीज नहीं, कार्बो एनायन में डोनर डिक्रीज। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डोनर, तो सबसे पासा पलट जाएगा और वहाँ हो जाएगा CH3 माइनस ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोनर आपने फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में बढ़ाता है और कार्बो एनायन में घटाता है। बस इतना आप याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग और भी क्वेश्चंस मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं फ्री रेडिकल वाले केस में। और हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो इस फ्री रेडिकल का रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये CH3 ग्रुप है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, +I हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे रेजोनेंस होगा? तो ये फ्री रेडिकल अपना ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये पाई बॉन्ड अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ से बन जाएगा कुछ ऐसा CH2, और इस पे आ गया फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल के केस में अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस पाई बॉन्ड से भी एक इलेक्ट्रॉन गया और दोनों का फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, और यहाँ का तो एक ही फ्री रेडिकल गया, तो इसके पास एक फ्री रेडिकल बच गया जो कि कार्बन के पास है, तो ये ऐसा हो गया। और यहाँ का फ्री रेडिकल और इस कार्बन के पाई बॉन्ड से जो एक फ्री रेडिकल निकला, दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बना लिया जो कि यहाँ है। क्लियर? तो यहाँ पर रेजोनेंस हो गया, यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, रेजोनेंस तो नहीं लेकिन हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ, जहाँ पर रेजोनेंस होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल। हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजोनेंस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है हाइपर कंजुगेशन का, देन हम लोगों ने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो आप हमको ये बताओ कि रेजोनेंस वाले का स्टेबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे 2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 2 के बाद हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा, तो हम लोग देख रहे हैं 3 वाले में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पे भारी पड़ जाएगा, तो हम लोग इसलिए रेजोनेंस को सबसे पहले रखे और हाइपर कंजुगेशन को बाद में। अब सब में हाइपर कंजुगेशन, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन डिसाइड करेंगे। तो 2 के बाद 3 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0, तो हम लोग बोलेंगे उसके बाद आप 1 कर दो और सबसे लास्ट में आपका 4 कर दो। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो ये फ्री रेडिकल है और ये पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है मतलब यहाँ रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, साथ ही साथ जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उससे अटैच कार्बन मेरा sp2 है, और sp2 जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, और यहाँ पे बोलेंगे कि sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%, यहाँ पे 33.33% और यहाँ पर 25% है। और हम बोले कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो यार जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा। तो बताओ यार, ये मेरा कार्बन sp2 हो गया, तो ये sp2 तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया, और ये मेरा इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यार ये एक तरह से एक्सेप्टर का काम करेगा, ये स्टेबिलिटी को और घटाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपका फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इस फ्री रेडिकल का यहाँ भी इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहाँ पर मोर रेजोनेंस हो रहा है। ये कह सकते हैं मोर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तो बाबू फर्स्ट में भी हो रहा है, रेजोनेंस तो बाबू थर्ड में भी हो रहा है। रेजोनेंस फर्स्ट वाले में एक बार हो रहा है, रेजोनेंस थर्ड वाले में इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। और दिस रेजोनेंस इज नॉन एज क्रॉस रेजोनेंस, मतलब एक ही फ्री रेडिकल है और दोनों तरफ मल्टी वे में अगर रेजोनेंस होगा, दैट रेजोनेंस इज नॉन एज क्रॉस रेजोनेंस। तो यहाँ पर ये जो फ्री रेडिकल है वो आगे बढ़ता तो इसको बोलते सिंपल रेजोनेंस, और यही फ्री रेडिकल इधर भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, यही फ्री रेडिकल इधर भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इसको बोलेंगे क्रॉस रेजोनेंस, यहाँ पर बोलेंगे मोर रेजोनेंस, यहाँ बोलेंगे लेस रेजोनेंस। इस कारण से यहाँ वाले रेजोनेंस, यहाँ वाले स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा और यहाँ वाले का स्टेबिलिटी कम। यहाँ पर आ जाओ, रेजोनेंस तो नहीं है लेकिन हम लोग बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बताओ ये भी तो डोनर ही हुआ। तो यहाँ रेजोनेंस, यहाँ डोनर, और यहाँ तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो सबसे लास्ट में स्टेबल यही होगा। तो हम लोग बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? हम बोलेंगे यार जहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो रेजोनेंस यहाँ पर थर्ड वाले में सबसे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे 3 का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद आप बताओ, यहाँ पर 1 वाले में रेजोनेंस हो रहा है, तो 3 के बाद हम लोग बोल देंगे 1। उसके बाद बताओ, तो यहाँ पर देखेंगे 2 वाले में एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, 4 वाले में डोनर की तरह काम कर रहा है। तो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन हम लोग आ जाएंगे 4 पर, और सबसे लास्ट हो जाएगा अपना 2। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पर देखो आप, यहां भी मेरा फ्री रेडिकल है, यहां भी मेरा फ्री रेडिकल है। इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा। चलो यार, रेजोनेंस हो रहा है। यहां इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा, यानी यहां पर तो यार इस 3 पाई बॉन्ड के साथ मोर रेजोनेंस हो जाएगा।
और यहाँ पर तो एक ही बार रेजोनेंस होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ वाले केस में सबसे ज़्यादा इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर भी रेजोनेंस, यहाँ भी स्टेबिलिटी ज़्यादा, लेकिन यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस होने के कारण इससे ज़्यादा स्टेबल। दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो कभी भी आपको फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की बात करें, कभी भी आपको कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी की बात करें, तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में बस हम एक डिफरेंस कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन वगैरह में रिंग एक्सपेंशन होता था, शिफ्टिंग होता था, ये सारा केस था। फ्री रेडिकल में बस वो नहीं होगा, नहीं तो बाकी जितना काम स्टेबिलिटी के टाइम में हम लोग कार्बोकैटायन के केस में देखे थे, सिमिलर काम हम लोग फ्री रेडिकल के केस में भी देखेंगे, क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, यहाँ फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो दोनों में डोनर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, और एक्सेप्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को। और भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखते हैं और देन हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है कि फ्री रेडिकल का पाई के साथ कंजुगेशन है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का अगर पाई के साथ कंजुगेशन है, इसका मतलब ये फ्री रेडिकल आपका यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, मतलब रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, ये मेरा CH3 CH2 मतलब डोनर है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका 2 है, तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन है, मतलब यहाँ भी स्टेबिलिटी होगा। ये मेरा +H है, और यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप, ये कार्बन मेरा sp2 है, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। देखना यहाँ पाई का फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस है क्या, आप बोलोगे सर नहीं। और ये जो मेरा ग्रुप है ये कार्बन sp2 है, sp2 है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो एक्सेप्टर तो डिक्रीज करेगा, रेजोनेंस भी नहीं और एक्सेप्टर लगा है, मतलब ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, रेजोनेंस के कारण जो होगा वो, उसके बाद जो हाइपर कंजुगेशन के कारण होगा वो, और ये तो बेचारा डिक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई करेक्ट ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ आ जाइए, यहाँ आप देखोगे तो इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, कंजुगेशन है मतलब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। इस फ्री रेडिकल का इस पाई बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अरे यार, इस तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। जब तीनों में रेजोनेंस हो रहा है तो आप ये देखो फ्री रेडिकल के पास यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर आपका 1-1 2-2 डोनर लगा हुआ है, यहाँ पर 1 डोनर लगा हुआ है, यहाँ पर 1 भी डोनर नहीं लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा डोनर लगा रहेगा, रेजोनेंस तीनों में, रेजोनेंस के बाद डोनर, तो रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पर 1 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद 2 वाले का, और सबसे लास्ट में बेचारा 3 होगा। क्यों होगा, रेजोनेंस तो सब में हुआ यार, तो यार थर्ड वाला क्यों सबसे गरीब। रीजन है कि थर्ड वाले को इसीलिए गरीब बोले कि रेजोनेंस अपना डिसाइड नहीं कर पाया, तब आए हाइपर कंजुगेशन पे। हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर इससे कम, और यहाँ पर एकदम नहीं है। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन के मामले में बेचारा ये मार खा गया। इस कारण से यहाँ रेजोनेंस फायदा नहीं किया। हाँ, अगर यहाँ रेजोनेंस होता, बाकी दिनों में रेजोनेंस नहीं होता, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होता, तब बोलते बाबू इसका दिन आ गया। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पे भारी पड़ जाता है, लेकिन यार रेजोनेंस तो तीनों में हो गया, और इसके पास हाइपर कंजुगेशन भी, इसके पास भी है इससे कम, लेकिन यहाँ तो एकदम नहीं है। इस कारण से इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और इसके बाद इसका सेकेंड लास्ट ये है। तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। यहाँ आ जाइए, यहाँ बोलेंगे फ्री रेडिकल का पाई के साथ कंजुगेशन है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस होगा, यहाँ हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस होगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा। फिर यहाँ बोलोगे रेजोनेंस होगा, यहाँ बोलेंगे यार यहाँ 2 बार रेजोनेंस होगा, यहाँ मोर रेजोनेंस, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस, मोर एंड मोर रेजोनेंस, पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा। यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस होगा, यहाँ पर 1 बार रेजोनेंस होगा। तो हम लोग कहेंगे जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वहाँ स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो बताओ यार, यहाँ ऑर्डर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर।
ठीक है। तो बड़ा आसान है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बताना। एक हम लोग ऑर्डर बता देते हैं जहाँ पे हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग सिंपल क्वेश्चंस देख ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सब वगैरह हम लोगों से हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक ऑर्डर की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं अगर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आप सिंपल बताओ, जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे सर sp। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे सर sp2। और जिस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे सर sp3। हम पूछेंगे यार sp, sp2 और sp3 में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, आप बोलोगे सर sp का। उसके बाद आप बोलोगे सर sp2 का। सबसे लास्ट sp3 का। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर का बात फ्री रेडिकल के टाइम में नहीं करेंगे, कार्बोकैटायन के टाइम में नहीं करेंगे, क्योंकि बेचारा एक्सेप्टर इस दोनों के स्टेबिलिटी को घटा देता है। ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C और इस C पे फ्री रेडिकल पहला। दूसरा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH पे फ्री रेडिकल। तीसरा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस C पे फ्री रेडिकल। और चौथा ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर देखो आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा, यहाँ पर यार रेजोनेंस यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आपका रेजोनेंस हो जा रहा है। ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ठीक है। इस तीनों में किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसके साथ जो अटैच कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर sp2। और इस कार्बन का तो ये तो बेचारा डोनर है, ये मेरा sp3 है, तो ये डोनर है तो इस दोनों से तो अच्छा। और यहाँ sp2 तो एक्सेप्टर, यहाँ sp2 तो और ज़्यादा एक्सेप्टर। जितना ज़्यादा एक्सेप्टर उतना स्टेबिलिटी कम होगा। यहाँ रेजोनेंस है, सबसे पहले बोलेंगे 4 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर इसका एक्सेप्टर, यहाँ भी एक्सेप्टर, यहाँ डोनर, तो बोलेंगे 4 के बाद 3 है। अब बताओ 1 और 2 में, यहाँ पर sp2 कार्बन है, यहाँ पर sp कार्बन है। sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, पढ़े हैं sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, ये होता है मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर। तो बताओ जितना ज़्यादा एक्सेप्टर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बेचारा ये गरीब, इससे और तुम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, क्या बना के छोड़ दोगे यार, महागरीब। इसका मतलब ये इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, भयंकर तरीके से घटाएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे 4 के बाद 3 के बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये तो सबसे लास्ट में, इसके बाद 2 और सबसे लास्ट में बेचारा 1 हो जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल एक लाइन देखें फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि C6H5 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 और इस C पे फ्री रेडिकल 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन। अब आ जाओ आप C सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, यहाँ पर आ जाएगा C6H5, यहाँ पर एक H और यहाँ पर C6H5। ठीक है। तो यहाँ पर दो बेंजीन फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ो, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं CH2, यहाँ पर एक C6H5 और इसी पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी एक रेजोनेंस हो जाए, एक रिंग में हो जाएगा, 3 रेजोनेंस होगा। और आगे बढ़ो, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग CH3, इसको अगर हम मिटा दें, इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं, इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ से लिखते हैं, तो आप देखते रहिएगा क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर देखना। सबसे पहले हो जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड PH सिंगल बॉन्ड PH और इस C पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड PH सिंगल बॉन्ड PH और इस C पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन PH सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे फ्री रेडिकल। यहाँ पर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि तीनों फिनाइल में रेजोनेंस होगा, यहाँ पर 2 ही फिनाइल में होगा, यहाँ पर 1 ही फिनाइल में होगा। उसके बाद आप करवा दो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे फ्री रेडिकल, यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा।
ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ो, यहाँ पे कह देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन। और आ जाओ, हम लोग कह सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस CH2 पे फ्री रेडिकल, फिर ग्रेटर देन हम लोग ले लेंगे CH3 और इस पे फ्री रेडिकल ग्रेटर देन। हम लोग और क्या ले सकते हैं, तो CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे फ्री रेडिकल, फिर हम लोग ले सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर H और यहाँ पर C और इस C पे फ्री रेडिकल। यानी कि ये जो आपका इन जनरल ऑर्डर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका इन जनरल ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, हम लोग एक बार थोड़ा फिर से देखते हैं। यहाँ पर 3-3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पर 2-2 फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इससे कम। यहाँ पर एक ही फिनाइल के साथ हो रहा है, उससे कम। यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ पर एक ही बार रेजोनेंस, यहाँ पर एक पूरे रिंग में रेजोनेंस, यहाँ पर 2-2 रिंग में रेजोनेंस, यहाँ पर 3-3 रिंग में रेजोनेंस। तो यहाँ तक रेजोनेंस वाला काम खत्म। इसके बाद आ जाओ हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाओ तो आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ आपका 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो यार यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी बढ़ा। यहाँ पर कम से कम हाइपर कंजुगेशन नहीं है तो कोई एक्सेप्टर भी तो नहीं लगा है। अरे यार न्यूट्रल एटम है हम, यार न्यूट्रल है, हमको कोई दे नहीं रहा है, तो हमको तो कोई गरीब भी नहीं कर रहा है, हमसे तो कोई ले भी तो नहीं रहा है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ये sp2 मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिव मोड हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, खींचना शुरू करेगा तो इसका स्टेबिलिटी घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर और ज़्यादा मेरा कार्बन जो है मेरा स्टेबल, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव sp है, यहाँ पर और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, स्टेबिलिटी और डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑल फ्री रेडिकल्स। अब इसमें जितना चेंज कर सकता है कर लो, बस आपको ये याद रखना होगा, रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोर रेजोनेंस ग्रेटर देन रेजोनेंस, कह सकते हैं ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन, आप बोल सकते हो क्या, इंडक्टिव। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हाइपर ये फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को समझ रहे हैं। चलिए, तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को हम लोग जाने। अब हम लोग के पास 2 बच गया, बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्बिन और नाइट्रीन को देख लेंगे और साथ ही साथ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी वहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले एसिडिक और बेसिक को देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम लोग का जो 2 बचा हुआ है कार्बिन और नाइट्रीन, उसमें हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल एसिडिक और बेसिक। एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट लगभग बता दिए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताए हैं, दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे, एसिडिक बेसिक दोनों क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग कार्बिन नाइट्रीन, बहुत छोटा है, बहुत कम यूज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बिन। जब हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग जब अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। तो हम लोग कार्बिन के बारे में, नाइट्रीन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे और हम लोग एसिडिक बेसिक को सारा क्लियर कर लेंगे और फिर हम लोग इन करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। चलिए ठीक है, थैंक यू।